मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो बेटा कल अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। ठीक है, और प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपन ने विसरण किसे कहते हैं, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और विसरण के महत्व के बारे में डिस्कस किया था। आज बेटा जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है परासरण। कौन सा टॉपिक है? परासरण। और बेटा परासरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन बेटा परासरण की क्रिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को एक दो बातों को जानना आवश्यक है। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे मैंने एक छोटा सा हेडिंग लिख दिया, पारगम्यता। तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि कोई भी पदार्थ जिस दर से, पारगम्यता की परिभाषा बता रहा हूँ बेटा, कि कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा विसरित होता है। ठीक है ना, झिल्ली द्वारा विसरित होता है। परिभाषा है ये किसकी बेटा? पारगम्यता की। कि कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा विसरित होता है तो विसरण की उस दर को पारगम्यता कहते हैं। तो बेटा ये पारगम्यता की परिभाषा हो गई। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा विसरित होता है, तो बेटा ये जो विसरित होने की दर है ये उस पदार्थ की पारगम्यता हो गई। ठीक है, अब सुनो आप, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 3 प्रकारों में विभक्त करते हैं, है ना। एक तो होती है बेटा पारगम्य झिल्ली। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहली झिल्ली कौन सी है? पारगम्य झिल्ली। क्या मतलब है इसका? कि वे झिल्लियाँ जो विलेय एवं विलायक दोनों प्रकार के सब्सटेंस को झिल्ली से होकर गमन करने देती हैं। मतलब ये विलेय अथवा विलायक किसी भी पदार्थ के प्रवाह में बाधा उत्पन्न नहीं करती। तो ये तो बेटा पारगम्य झिल्ली हो गया। ठीक है, विलेय एवं विलायक दोनों के अणु आर पार गति कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अपन क्या बोलेंगे बेटा? सेल वॉल, कोशिका भित्ति पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल है। पारगम्य झिल्ली की क्या विशेषता बताई बेटा? पारगम्य झिल्ली की मैंने ये विशेषता बताई कि इस प्रकार की झिल्ली से होकर विलेय एवं विलायक दोनों के अणु आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे चलिए, दूसरी अपन पढ़ रहे हैं बेटा, नंबर 2, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है बेटा, अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ होती हैं जो विलायक के अणुओं को तो झिल्ली के आर पार गमन करने देती हैं, जबकि विलेय के अणुओं को रोक देती हैं। बैठ गई समझ में? तो उन झिल्लियों को अपन अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। देखो, कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली एवं रिक्तकाओं को चारों ओर से घेरने वाली रिक्तका झिल्ली, या उसको अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये 2 झिल्लियों के नाम लिख दिए बेटा मैंने। ये दोनों प्रकार की झिल्लियाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनको चयनात्मक पारगम्य या
विभेदकीय पारगम्य कलाएं भी कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य अथवा विभेदकीय पारगम्य कलाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट हैं, टोनोप्लास्ट क्या बताया मैंने बेटा, टोनोप्लास्ट होती है कोशिका, पादप कोशिका में उपस्थित रिक्तका को घेरने वाली झिल्ली, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। बैठ गई आपके समझ में। तो ये झिल्लियाँ न केवल विलायक के अणुओं को बल्कि कुछ चयन किए गए या विभेदित किए गए विलेय के अणुओं को भी झिल्ली के आर पार गमन करने में मदद करती हैं। ठीक है। और तीसरे प्रकार की झिल्ली अपन पढ़ेंगे बेटा अपारगम्य झिल्ली, नाम से ही पता चल रहा है। क्या मतलब है इसका, कि वे झिल्लियाँ जो विलेय एवं विलायक दोनों प्रकार के सब्सटेंस के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है बेटा। तो देखो एक छोटा सा टॉपिक तो मैंने ये ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले तो बेटा पारगम्यता की परिभाषा, कि कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा विसरित होता है तो विसरण की उस दर को पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 3 प्रकारों में विभक्त करते हैं, अपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बेटा पारगम्य झिल्लियाँ तो वे झिल्लियाँ होती हैं जो विलेय एवं विलायक दोनों प्रकार के अणुओं को झिल्ली के पार गमन करने में सहायक हैं। ठीक है। कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ होती हैं बेटा जो विलायक के अणुओं को तो झिल्ली के दोनों ओर गमन करने देती हैं, बट विलेय के अणुओं के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती हैं। बैठ गई समझ में। या यूं कह दीजिए कि विलायक के अणुओं का कंप्लीट प्रवाह हो सकता है जबकि विलेय के अणुओं का प्रवाह बाधित रहता है। ठीक है। और बेटा इसी श्रेणी के अंदर कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली और रिक्तकाओं को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट आती है, क्योंकि ये विभेदकीय पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य या अवकलनीय पारगम्य झिल्लियाँ होती हैं, क्योंकि इन झिल्लियों से होकर के विलायक के अणु तो आसानी से गति कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ चयनित किए गए विलेय के अणु भी झिल्ली के आर पार गमन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ी अपारगम्य झिल्लियाँ, बता चुका हूँ। अपारगम्य झिल्लियाँ वे होती हैं जिनसे होकर विलेय एवं विलायक दोनों ही प्रकार के अणु गति नहीं कर पाते हैं। तो परासरण की क्रिया में चूंकि अर्धपारगम्य झिल्ली का अहम रोल होता है, ठीक है ना, अतः सबसे पहले मैंने आपको पारगम्यता के बारे में बता दिया। पारगम्यता की परिभाषा और पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। क्या परिभाषा बताई थी मैंने पारगम्यता की, कि कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा विसरित होता है, कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी झिल्ली द्वारा विसरित होता है उसे पारगम्यता कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसी में अपन एक दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, परासरणीयता। ठीक है ना बेटा, ध्यान से समझना। परासरणीयता का शाब्दिक अर्थ मान लें आप विलयन में लवणों की सांद्रता। ठीक है। देखो आप केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि विलयन विलायक तथा विलेय के मिलने से बनता है। जानते होंगे आप कि विलायक के भीतर जब विलेय को डाला जाता है तो उन दोनों के मिलने से विलयन का विकास होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको परासरणीयता पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझें, देखो 1 विलियन, एक बीकर मैंने ये ले लिया और दूसरा बीकर मैंने ये ले लिया। इस बीकर को मैंने ए कह दिया, इस बीकर को मैंने बी कह दिया। इस बीकर के अंदर भी और इस बीकर के अंदर भी मैंने 1 लीटर पानी भर दिया, पानी। ऐसे ही मैंने इसके अंदर भी 1 लीटर पानी भर दिया। गौर करना थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, इसके अंदर तो मैंने केवल 5 ग्राम नमक घोला NaCl, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने 20 ग्राम नमक घोल दिया। 1 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम नमक घोल दिया, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि विलयन ए और बी में किस विलयन की परासरणीयता ज़्यादा है, ठीक है, तो आप विलयन बी के बारे में कहेंगे। आप बोलेंगे कि बेटाओ विलयन बी में चूंकि लवणों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, विलयन बी में लवणों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, अतः विलयन बी विलयन ए की अपेक्षा कैसा हो गया बेटा, अति परासरी, अति परासरी, यानी कि लवणों की सांद्रता विलयन बी के अंदर ज़्यादा है। पहली बात याद रखने योग्य। अब दूसरी बात करें कि यदि मैं आपसे पूछूं कि विलयन ए विलयन बी की अपेक्षा कैसा है, तो आप इसे बोलेंगे बेटा अल्प परासरी। क्या होता है बेटा अल्प परासरी विलयन? वह विलयन होता है जिसमें लवणों की सांद्रता तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि विलयन बी की अपेक्षा विलयन ए में लवणों की सांद्रता अपेक्षाकृत कम है, ठीक है ना। तो उस केस में ये वाला विलयन इस वाले विलयन की अपेक्षा अल्प परासरी हो गया। तो 2 शब्द आपके सामने आ गए बेटा। एक तो आ गया अति परासरी, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे हाइपरटोनिक, और दूसरा शब्द आपके सामने बोर्ड पे आ गया अल्प परासरी, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक बात आप गौर करें कि देखो बेटा परासरणीयता का आकलन जो किया जाता है वो 2 अलग अलग विलयनों के मध्य किया जा सकता है। किसी एक विलगित विलयन के लिए परासरणीयता का आकलन करना गलत है। अब एक बात और सुन लो, सुनते सुनते देखिए कि मान लीजिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम नमक मैंने इस ए वाले विलयन में घोला, ए वाले बीकर में घोला, और बेटा बी वाले बीकर में भी 1 लीटर पानी में मान लीजिए 5 ग्राम नमक घोला मैंने केवल 20 के स्थान पर। तो अब आप बता सकते हैं बेटा कि ये दोनों विलयन एक दूसरे के समपरासरी हैं, क्योंकि दोनों विलयनों के अंदर लवणों की सांद्रताएं एक समान हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि विलयन ए विलयन बी का आइसोटोनिक है, यानी कि समपरासरी है। तो बेटा ये तीनों शब्द आपको आ जाने चाहिए। कौन कौन से 3 शब्द बेटा? एक तो अति परासरी विलयन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक शब्द तो मैंने बोला बेटा अति परासरी विलयन, दूसरा शब्द मैंने बोला अधोपरासरी विलयन, परासरी विलयन, और तीसरा शब्द मैं बोल रहा हूँ समपरासरी विलयन। और इन तीनों के अंग्रेजी शब्द भी सुन लीजिए। इसको तो बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
एक बात दिमाग में रखना कि जब भी परासरणीयता का अध्ययन किया जाएगा तो परासरणीयता की क्रिया सदैव और सदैव दो अलग अलग विलयनों के मध्य होगी। किसी एक विलगित विलयन में परासरणीयता का आकलन करना गलत है। ठीक है बेटा। तो अब अपन आज के टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? परासरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं परासरण को? ऑस्मोसिस। तो 1 मिनट के लिए सभी इसकी परिभाषा सुन लो पहले कि परासरण वह क्रिया है जिसमें, गौर करना, विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थल से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर गमन करते हैं। या बेटा इसी परिभाषा को ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि परासरण वह क्रिया है, ध्यान से सुनना, जिसमें परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। कम सांद्रता वाला जो विलयन होगा उसमें विलायक के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा होगी और अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के अणुओं की सांद्रता कम होगी। तो आप ये दोनों ही बातें परासरण की परिभाषा में कह सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई किसे कहते हो परासरण? सुने कि परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो देखो विलायक के अणु है ना, एक बार तो मैंने बोला अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और एक बार मैंने बोला कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो बेटा यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो इन दोनों का मतलब एक ही निकल के सामने आता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर लिखा है विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी कि विलायक के अणुओं की अधिक सांद्रता होती है कौन से विलयन में? जिसमें लवणों की मात्रा कम है। कौन से विलयन में? जिसमें लवणों की सांद्रता कम है। इसीलिए अपन ने कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं की गति करवा दी। सुन लिया बेटा? तो ये आपके सामने परासरण की परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ परासरण के प्रकार। तो बेटा परासरण 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन से 2 प्रकार हैं उनको भी सुन लीजिए। देखो यहाँ तो मैंने लिख दिया अंतःपरासरण पहला प्रकार, और यहाँ पे मैंने दूसरा प्रकार लिख दिया बेटा बहिर्परासरण। अब आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अंतःपरासरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, और बहिर्परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। ये दोनों लिख दिए बेटा मैंने, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस।
अब ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए ये आपके पास में एक वनस्पति कोशिका है, ध्यान से सुनना। यदि आप इस वनस्पति कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रख देते हैं, कैसे विलयन में? अल्प पराशरी विलयन, है ना, इंग्लिश में इसको हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं, या सिंपली जल में रख दीजिए। तो आप कैसे बोलोगे कि जब किसी कोशिका को जल या अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के कोशिका बाह्य माध्यम से कोशिका के भीतर प्रवेश करने लगते हैं, और यही क्रिया अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस कहलाती है। एक बार दोबारा से सुने और ध्यान से सुने। परासरण क्रिया का पहला प्रकार क्या नाम है बेटा? अंतः परासरण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। कैसे बोलोगे इसके बारे में? कि जब किसी कोशिका को जल व या कह दो जल या अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, कि भाई जब किसी कोशिका को जल या अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि कोशिका बाह्य विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और बेटा यही क्रिया कहलाती है अंतः परासरण, यानी कि एंडोऑस्मोसिस। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण सुन लीजिए। क्या उदाहरण होगा इसका? कि बेटा जैसे अपन सूखी हुई किशमिश को जल से भरे बीकर में डाल देते हैं तो कुछ समय पश्चात किशमिश फूल जाती है, तो ये ना अंतः परासरण की क्रिया का उपयुक्त उदाहरण है। अब बेटा इसका बिल्कुल अपोजिट पढ़ेंगे अपन, और अपोजिट पढ़ेंगे बहिर्परासरण। बहिर्परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। तो इसी चित्र में समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो बोर्ड पे। देखो बेटा, जब अपन ने अंतः परासरण की क्रिया पढ़ी थी तब तो अपन ने इस कोशिका को जल या अल्प पराशरी विलयन में रखा था, है ना। और अब मुझे कौन सा परासरण पढ़ाना है? बहिर्परासरण। तो बेटा मैं ये बोलूँगा कि जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं, ठीक है, जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं, अर्थात ऐसे विलयन में रखते हैं जिसकी परासरणीय सांद्रता कोशिका के कोशिका रस की अपेक्षा अधिक हो, तो उस केस में विलायक के अणु कोशिका के भीतर से कोशिका बाह्य विलयन में गमन करने लगते हैं। ठीक है ना। और बेटा आगे पढ़ाऊंगा, उस केस में एक प्रक्रिया डेवलप होती है जो जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। तो बेटा बहिर्परासरण की क्रिया में जल के अथवा विलायक के अणु कोशिका के भीतर से कोशिका बाह्य विलयन में गति करने लगते हैं। सुन लिया आपने। जबकि अंतः परासरण की क्रिया में जल अथवा विलायक के अणु कोशिका बाह्य विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, आगे आपको इसमें क्या पढ़ना है? बहिर्परासरण के एग्जाम्पल। उल्टा कर दीजिए बेटा। जैसे एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप किसी किशमिश को चीनी के घोल में रख दें, अति सांद्र चीनी के विलयन के अंदर रख दें, तो वो किशमिश सिकुड़ने लगेगी। एक्चुअल में उस किशमिश में उपस्थित जल के अणु यानी कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कोशिका बाह्य विलयन में
प्रवेश करने लगेंगे और कुछ ही समय पश्चात वो किसमें सिकुड़ जाएगी। और बेटा इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं एक प्रश्न बोल रहा हूँ, आपसे उसका उत्तर भी चाहूँगा। प्रश्न ये है बेटा, ध्यान से सुनो। आपने देखा भी होगा, क्या देखा होगा बेटा? आपने देखा होगा बेटा कि जो किसान होते हैं वो खेतों में उर्वरक डालने के तुरंत पश्चात अधिक जल से उसकी सिंचाई करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? तो ये पूरी प्रक्रिया भी बहिर्परासरण की क्रिया पर आधारित है। वो इसलिए अधिक जल से सिंचाई करते हैं। अब गौर करना, जैसे मैं कह रहा हूँ, है ना, कि देखो उन्होंने खेत में और फर्टिलाइजर्स डाल दिए, तो अब आप सोचो कि बाहर के माध्यम में विलयन में लवणों की सांद्रता उच्च हो गई कि नहीं हुई? अब यदि वो अधिक जल से उस खेत की सिंचाई ना करें, बैठ रही है आपके समझ में, तो पादप कोशिकाओं में उपस्थित जल बहिर्परासरण की क्रिया के द्वारा बाहर आने लग जाएगा। तो सिंचाई कर देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बाहर का जो विलयन है यानी कि माध्यम है वो तनु हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। तो फिर जल और उसमें घुलित पोषक तत्व बड़ी आसानी से पादपों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है बेटा? तो आपको मैंने आज के वीडियो में क्या पढ़ाया कि भाई परासरण किसे कहते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। मैं एक बार परासरण की परिभाषा दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो कि परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर गमन करते हैं। या इसी परिभाषा को ऐसे बोल सकते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। दोनों ही का मतलब एक ही है ना? दो प्रकार का होता है, एक अंतः परासरण, दूसरा बहिर्परासरण। अंतः परासरण किसे कहते हैं? कि जब किसी कोशिका को जल अथवा अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका बाह्य विलयन में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और बहिर्परासरण की क्रिया किसे कहते हैं? बहिर्परासरण में आप कोशिका को अति परासरी विलयन में रख दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है, ठीक है, तो कोशिका में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कोशिका बाह्य विलयन में आने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको वो प्रश्न भी याद करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि किसान खेतों में उर्वरक डालने के पश्चात अधिक जल से सिंचाई की क्रिया करता है। एक्चुअल में वो बहिर्परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ऐसा करता है। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में बेटा केवल इतना ही कि भाई परासरण किसे कहते हैं और परासरण के प्रकार कौन से हैं। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।